हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल वर्चुअल शिक्षा पर। जैसा कि हम लोग अपने लास्ट वीडियो में जो चैप्टर 1 था बिजनेस एनवायरनमेंट का, जिसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में कंपोनेंट्स के बारे में जाना, मीनिंग्स के बारे में जाना, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट है, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, और अपने सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट किस सिनेरियो में आगे बढ़ा, किस तरीके से आगे चला और क्या क्या उसमें चीजें देखने को हमको मिली। आज जो हम लोगों का चैप्टर है, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, आपकी बुक का चैप्टर 3 है इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें हम लोग कैपिटलिज्म की बात करेंगे, सोशलिज्म की बात करेंगे और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे। हल्का फुल्का आप सबको इसके बारे में मालूम है कि कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। हम लोगों को उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की चीज़ों की जो हमको जरूरत है वो हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम जो ये शब्द है, ये दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से शब्द? एक इकोनॉमिक और दूसरा सिस्टम। इकोनॉमिक और सिस्टम। तो यहां पर जो चीजें मेंशन्ड हैं, अगर उसको एक बार हम लोग देखने की कोशिश करें तो क्या लिखा हुआ है? द वर्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इकोनॉमिक एंड सिस्टम। सेम बात। जनरली द वर्ड इकोनॉमिक is used for money or wealth. That means whatever activities are undertaken by any person for obtaining money are called economic activities. बात समझ में आ रही है? इकोनॉमिक जो शब्द है उसका मतलब मिला जुला कर किस चीज से है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने का मतलब क्या? मनी की बात हो रही है या वेल्थ की बात हो रही है। तो इन्हीं चीजों से मिल करके कौन सा शब्द बनता है? इकोनॉमिक। और सिस्टम का मतलब क्या हो गया? सिस्टम का मतलब हो गया कोई लॉ या कोई मेथड। बात समझ में आ रही है? हम कहते हैं ना ये चीज सिस्टम से चलनी चाहिए, यानी किसी एक मेथड से चलनी चाहिए, किसी एक नियम से चलनी चाहिए, तो सिस्टम शब्द आया। इकोनॉमिक सिस्टम को अगर एक साथ हम पढ़ने की कोशिश करें तो ये क्या मतलब है इसका? तो इकोनॉमिक सिस्टम इज द फॉर्मेट ऑफ इंस्टीट्यूशन बाय विच सोशल कंट्रोल इज बीइंग मैनेज्ड ऑन द यूज ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड बाय दोज मीन्स। बात समझ में आ रही है? सेम बात, ठीक है ना? हम लोग जब भी इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? उसमें हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आएगा, हम किस तरीके से उन चीजों को मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम उसका यूज करते हैं, यही सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी होती हैं। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा, आपने भी पढ़ा है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्या 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो अगर हम लोग यहां पर फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो क्या आएगा? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस को हम लोगों ने यहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन के तरीके से भी यूज कर दिया। ठीक है ना? मतलब क्या है, आपने जो चीजें पढ़ी हुई हैं वही है, उससे कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है। क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, किसके लिए करें। ठीक है ना? अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जो है कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में 3 टाइप्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म की बात होगी। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कैपिटलिज्म क्या है, इसके क्या मेरिट्स हैं, इसके क्या डिमेरिट्स हैं, इन्हीं सारी चीजों के बारे में पूछा जाता है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो कैपिटलिज्म में कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक फ्रीडम, टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट, कंपटीशन, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी। जब हम लोग कैपिटलिज्म शब्द का यूज करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि अच्छा भैया, 3 तरह की जो इकोनॉमी है उसमें जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या फिर कैपिटलिज्म है वो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। वो क्या है? वो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। ठीक है, अब मार्केट ओरिएंटेड होने का मतलब क्या हो गया कि इसको प्राइवेट प्लेयर्स चला रहे हैं। अब अगर प्राइवेट प्लेयर्स कोई चीज कर रहे होंगे तो उनका मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बात समझ में आ रही है? अब आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए तो आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे।
प्राइवेट ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी, कैपिटलिज्म का मतलब यही हो गया एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स में। इकोनॉमिक फ्रीडम, अब अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी किसी प्राइवेट प्लेयर को, किसी प्राइवेट इंटरप्राइज में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। उसको फ्रीडम है भैया, जैसा वो काम करना चाहता है, जो वो बनाना चाहता है, जिस तरह से वो बेचना चाहता है, जिस कीमत पे वो बेचना चाहता है, वो सारी चीजें वो अपने हिसाब से कर सकता है। फिर टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट, यहां पर मोटिव भी था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बात समझ में आ रही है। फिर कंपटीशन, अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी का मतलब कि जो अपना दुकान चलाएगा वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा और साथ ही साथ कॉम्पीट करेगा एक दूसरे से। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम भी दुकानदार हैं। दुकानदार का मतलब उस तरीके से नहीं, दुकानदार का मतलब किस तरीके से कि हम भी प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं और बगल वाला भी प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है और उसके बगल वाला भी और मेरे इस बगल वाला भी प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। तो हम सबको अगर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हम सबको एक दूसरे से कंपटीशन करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कंपटीशन होता है। फिर डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी का मतलब एक तरीके से हम इस तरीके से ले सकते हैं कि सभी लोग दुकान नहीं खोल सकते। तो कुछ ऐसे सोसाइटी है, कुछ ऐसे लोग हैं, वो नीचे जो हम कह सकते हैं कि जो वो कैपिटलिस्ट अप्रोच नहीं अपनाते हैं, मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, तो वो उनका वेलफेयर नहीं हो पाएगा। उनके लिए वो एक कैपिटलिज्म क्या है, एक डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी के तौर पे यूज किया जा सकता है, उनको बर्बाद करने के। किस तरीके से, अगर मान लीजिए हम सब प्राइवेट प्लेयर्स हैं तो हमारे यहां काम करने वाला कौन होगा, मजदूर। हम सबका मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक और तरीका है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मतलब प्रोडक्शन खूब करना। प्रोडक्शन खूब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मजदूरों को कहना पड़ेगा 8 घंटे नहीं 10 घंटे काम करो, 10 घंटे नहीं 12 घंटे काम करो। तो वो जो निचला वाला जो इलाका है, जो लोग हैं, उनके लिए क्या है, एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी भी शो करता है। बात समझ में आ रही है? अब मुझे लगता है कैरेक्टरिस्टिक्स के ये 5 पॉइंट्स आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। किसी पॉइंट में कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको देख लूंगा। फिर मेरिट्स की अगर बात करें कि इस कैपिटलिज्म के क्या मेरिट्स हैं या क्या डिमेरिट्स हैं, तो पहले मेरिट्स की अगर बात कर ले तो इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छी सीधी सी बात है भाई, अगर कैपिटलिज्म है, अगर सबको व्यापार करने की इजाजत दे दी जाए, सरकार हस्तक्षेप ना करे, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगी, ठीक है ना। अब इसका देखिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक्स में आप कई बार जिस चीज को मेरिट कह रहे होते हैं उसी को दूसरे साइड से डीमेरिट कह रहे होते हैं। क्यों? अगर आप समुद्र को देखिए तो एक तट से आपको वो लगेगा कि नहीं उधर वाला पार्ट बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन जब उस तट पे पहुंचेंगे तो पता चलेगा नहीं उतना बढ़िया नहीं है, उधर वाला हो सकता है ज्यादा अच्छा हो। यानी कि जो हमको दूर से दिखता है कि नहीं ये इसका मेरिट है, वो कई बार पास जाने पे डीमेरिट की तरह काम करता है। किसी भी एक चीज की कहानी एक ही रिजल्ट नहीं देती है, वो किसी एक को पॉजिटिव दे सकती है और किसी दूसरे को नेगेटिव दे सकती है। तो कैपिटलिज्म जो ऊपर के लोग हैं, जो बिजनेस क्लास है, उनके लिए तो बहुत ही प्रॉफिट का चीज है। वो तो अपने प्रॉफिट को इस वाले इकोनॉमी में बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें जो निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ये नुकसान का सौदा है। उनके लिए क्या है, ये नुकसान का सौदा है। किस तरीके से, उनका बिजनेस नहीं है, वो उस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं कर सकते हैं, उनको इन्हीं के अधीन रहना पड़ेगा, इन्हीं के यहाँ लेबर बन के रहेंगे, इन्हीं के यहाँ वर्कर बन के रहेंगे, और वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए इनसे 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करवाएगा, 12-12 घंटे काम कराएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं। तो एक नजरिया क्या है कि इससे प्रोडक्शन देश में बढ़ेगा। कैपिटलिज्म होने का मतलब क्या हो गया कि बिजनेस क्लास को सारी छूट है, तो वो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, और किसी भी देश में अगर प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो हम कह सकते हैं कि उस देश की जीडीपी बढ़ जाती है। अगर देश की जीडीपी बढ़ जाएगी तो हम ये मान के चलेंगे कि सबका वेलफेयर हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलेंगे। बात समझ में आ रही है? फ्लेक्सिबिलिटी, अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कैपिटलिस्ट हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आप फ्लेक्सिबल हैं कि आप ये भी कंपनी खोल सकते हैं, आप ये भी बिजनेस कर सकते हैं, आप ये भी बिजनेस कर सकते हैं, आप साबुन तेल जो भी आपको जो मन करे बेचने का आप वो बेच सकते हैं, ठीक है ना। जिसका आपस में कोई कॉम्बिनेशन ना वो भी बेच सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक तरीके से, आपको पूरी छूट है इसमें। ग्रोथ इन प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मैंने क्या कहा
कि अगर आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखा जाए तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, बिजनेसमैन प्रॉफिट मैक्सिमाइज चाहेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, प्रोडक्शन ज्यादा करके होगा। प्रोडक्शन जब किसी देश का ज्यादा होगा तो उसी को तो हम कहेंगे जीडीपी इंक्रीज कर गया। तो यानी कि इसमें क्या होगा, ग्रोथ इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। ठीक है, फिर फ्रीडम, पिछले मैंने बात कर ली कि फ्रीडम होता है इसमें एक तरीके से। ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक नेचर, सभी को अधिकार है अपने अपने हिसाब से बिजनेस करने का। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म एक तरीके से डेमोक्रेटिक नेचर का भी है। ठीक है ना, अब ये भी एक नजरिया है इसको देखने का, लेकिन अगर हमको इसकी मेरिट्स लिखनी है तो हमको तो लिखना है। बात समझ में आ रही है। फिर अगर हम डीमेरिट्स को देखें, डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सीधी सी बात है, कुछ बिजनेस क्लास, कुछ बिजनेस हाउसेस क्या करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेंगे, खूब प्रोडक्शन करेंगे। हो सकता है कि वो किस चीज से कर रहे हो, वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कर रहे हो, वो कैपिटल इंटेंसिव काम को ज्यादा प्रमोट कर रहे हो एज कंपेयर टू लेबर इंटेंसिव। तो इससे क्या होगा, इससे लोग बेरोजगार होंगे लेकिन प्रोडक्शन देश में ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। प्रोडक्शन के ज्यादा होने के बाद भी लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। और इसमें अगर आप एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं कि फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, कि इस कैपिटलिज्म के समय में क्या होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है लेकिन आपके यहां अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंप्लॉयमेंट कम होती है। इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि आपकी जीडीपी, प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब आपकी जीडीपी बढ़ना, आपकी जीडीपी बढ़ रही हो लेकिन आपका इंप्लॉयमेंट कम हो रहा हो। इसी सिचुएशन को हम और क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इसी को हम क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। आप इस चीज को भी मेंशन कर सकते हैं अपने इस पॉइंट के अंदर। ठीक है ना। फिर डिसिमिलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड मनी, सीधी सी बात है, हायर क्लास खूब प्रॉफिट कमाएगा, लोअर क्लास कम कमाएगा, उसके पास वो प्रॉफिट कमाने का कोई मौका नहीं होगा। तो ये गैप जो होगा वो क्या होगा, वो खूब ज्यादा बढ़ता जाएगा। फिर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, सीधी सी बात है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आपकी क्या है, जो खर्च करती है, जो कंजम्पशन करती है, उसकी स्थिति अगर सही नहीं रहेगी तो इसमें बड़ा अनस्टेबल कंडीशन भी। क्यों, मार्केट ओरिएंटेड है, सरकार थोड़ी कंट्रोल कर रही है। सरकार अगर कंट्रोल करेगी तो क्या करेगी, कुछ भी खरीद के बेच के कुछ अपना नुकसान सह करके वापस से उसको रिकवर कर लेगी, वापस से उसको अपने जगह पर लेते आएगी। लेकिन मार्केट थोड़े कहेगा कि हम घाटा सह करके चीजों को नॉर्मलाइज करेंगे। यानी कि इस समय पर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सीधी सी बात है, अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सरकार को बहुत हस्तक्षेप करने का अधिकार तो है नहीं, तो मार्केट अपने हिसाब से काम करेगा। अगर सरकार को सोशल वेलफेयर के लिए कुछ कहना भी है तो वो कोऑर्डिनेशन बैठा पाना इस इकोनॉमी में उतना आसान नहीं हो पाता है। ठीक है ना। फिर लैक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन आइडियल्स। ठीक है, लैक ऑफ, एक मिनट, हाँ, लैक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन आइडल्स। अब क्योंकि हमको प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट कमाने के लिए हम किसी का कितना भी शोषण करें, कितना भी एक्सप्लॉयटेशन करें, हमको इजाजत है। ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है। तो इसीलिए यहां पर ह्यूमन आइडल्स का क्या होता है, एक तरीके से उनको परेशान किया जाता है, काफी चीजें की जाती हैं। चलिए अब आते हैं अपने सोशलिज्म पर। सोशलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो सोशलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सोशल कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑन द मींस ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट, इकोनॉमिक इक्वेलिटी, एम ऑफ सोशल वेलफेयर। देखिए जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो हम लोगों ने कैपिटलिज्म में कहा मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, सोशलिज्म में हम क्या कहेंगे कि ये किसके द्वारा, ये गवर्नमेंट के द्वारा काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट सेंट्रिक इकोनॉमी हम कह सकते हैं एक तरीके से, जहां पर सारा वेलफेयर का काम कौन करेगा, सरकार करेगी। बात समझ में आ रही है। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सोशल कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑन द मींस ऑफ प्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है, सारा ओनरशिप एक के पास है, किसके पास, गवर्नमेंट के पास, सोशल कंट्रोल उसी के पास है। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब सरकार क्या करेगी, इसमें अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम देखें तो क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को तो काम करना नहीं है, सरकार को ही चीजों को करना है, सरकार को ही सब तक पहुंचाना है हर चीजों को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इसमें हमको सोशलिज्म में कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है इकोनॉमिक प्लानिंग। फिर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट, मैंने कहा गवर्नमेंट सेंट्रिक है, तो ये काम प्रोडक्शन भी और डिस्ट्रीब्यूशन भी किसको करना होगा, सरकार को करना होगा। इकोनॉमिक इक्वेलिटी, अब सरकार कोई काम कर रही है तो ये थोड़े कहेगी कि X% को ज्यादा दो और Y को कम दो, वो कहेगी भैया हमको इक्वेलिटी मेंटेन करना है। इसीलिए गवर्नमेंट सेंट्रिक है सोशलिज्म, तो यहां पर इक्वेलिटी भी देखने को मिलेगा। और इससे अच्छा शब्द होता है इक्विटी। ठीक है ना, अब ये बेसिक सा डिफरेंस है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। एम ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, सरकार की जब बात हो रही है तो सरकार क्या करेगी, सरकार का काम है भैया सोशल वेलफेयर करना, उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं। हाँ वो अलग बात है कि सरकारें अपना भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती हैं, लेकिन उसका टारगेट क्या है, उसका टारगेट होता है सोशल वेलफेयर। बात समझ में आ रहा है।
ये हो गया आपका सोशलिस्ट अप्रोच। इसके बाद अगर हम देखें इसके मेरिट्स की, तो मेरिट्स में हम देख सकते हैं कि एंड ऑफ बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सीधी सी बात है, अगर सरकार को ही चीजों को मैनेज करना है तो फिर वो किसी भी तरीके से घाटा सह करके, कहीं से कर्ज लेकर के, कहीं से बोरोइंग्स कर ले, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाए, या कई सारी चीजों से वो क्या कर सकती है, इन चीजों को ठीक ठाक कर सकती है, स्टेबल रख सकती है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हमको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी दिखती है, एंड ऑफ बिजनेस साइकिल, बहुत फ्लक्चुएशंस नहीं दिखते हैं। बिजनेस साइकिल हम लोग पढ़ेंगे वैसे आगे चलकर, ये है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब मैं इस बिजनेस साइकिल के टॉपिक को लेकर के आऊंगा, तब मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बस आप इतना समझिए कि यहां पर बिजनेस साइकिल बहुत, यानी कि फ्लक्चुएशंस बहुत दिखने को नहीं मिलेंगे, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। सेकंड पॉइंट, एंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब सरकार के हाथ में है तो बार बार हम हल्ला भी करेंगे, भैया रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, तो यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये शब्द अच्छा नहीं है, एंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज देयर कैन नेवर बी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन फिर भी इसका मतलब हो गया कि रिड्यूस हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन को एंड कर देना भी निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि इसके मेरिट्स क्या हैं, क्योंकि सरकार वेलफेयर कर रही है तो एक्सप्लॉयटेशन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जो कि खत्म नहीं शब्द अच्छा है, कम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्लासलेस सोसाइटी। अब इसमें क्लास नहीं है कोई, रिच पुअर ये वो नहीं है कुछ, इसमें क्या है, सबका वेलफेयर सबके साथ हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लासलेस सोसाइटी बनाएगा, ठीक है ना। चलिए, एम ऑफ सोशल वेलफेयर, सरकार कर रही है, मेरिट्स बताना है तो भैया सोशल वेलफेयर इसका टारगेट होता है एक तरीके से। एंड ऑफ कंपटीशन। अब कई दुकानें नहीं है, हम इधर देख रहे हैं तो भी दुकान नहीं है, इधर देख रहे हैं तो भी दुकान नहीं है, यानी कि मतलब कि अब सरकार को ही सारी चीज पहुंचानी है तो कंपटीशन नहीं होगा उसमें बहुत ज्यादा, ठीक है ना। सबके पास इक्वलिटी की जब बात हो रही है तो जहां बराबर रहेगी सब चीज वहां कंपटीशन कैसा। फिर हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। अब इसकी कमियां क्या हैं, तो डिफिकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब सरकार के हाथ में अगर सारी चीज आ जाएगी तो सरकार के लिए आसान नहीं है हर चीज को इतने आसानी से, इतने बड़े देश को क्या कर लेना, मैनेज कर लेना, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से कर लेना, तो उसमें दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो ये इसके डीमेरिट्स का एक पार्ट है। लैक ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन भी प्रॉब्लम। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर है तो प्राइवेट प्लेयर क्या करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगा तो ज्यादा पैसा बनाएगा, ज्यादा पैसा बनाएगा, ज्यादा टैक्स देगा, यानी कि मिला जुलाकर इससे क्या होगा, इससे देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी, लोगों के पास ज्यादा कैपिटल होगा, ज्यादा पैसा होगा, इससे क्या होगा, इससे हम ये कह सकते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा कि ये समस्याएं हमको देखने को मिलेंगी, क्योंकि सरकार को सिर्फ वेलफेयर करना है, वो कहां से कमा रही है उसके बहुत ज्यादा स्रोत नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक समस्या हमको क्या देखने को मिलती है कि इसमें कैपिटल एक्यूमुलेशन कर पाना आसान नहीं होता है एज कंपेयर टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फिर लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब सरकार को काम करना है तो थोड़ा करप्शन भी करना है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या होगा, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी क्या होगी, थोड़ी सी उसमें कमी होगी। एंड ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कंज्यूमर। अब हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, एक तरीके से हम क्या कहें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो कंज्यूमर है वो सुप्रीम है, उसके पास ऑप्शन है कि भैया अगर तुम ये प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी का नहीं दे रहे हो या ज्यादा कीमत पर दे रहे हो तो तुम्हारे यहां नहीं दूसरे के यहां ले लेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेंट्रिक चीजें हो जाएं और गवर्नमेंट ही सारी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करे, अकेली गवर्नमेंट ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो हमारे पास एक कंज्यूमर के पास ये ऑप्शंस नहीं होंगे कि हम इसके यहां या उसके वहां से कुछ और ले लें या कीमत को हम थोड़ा इधर उधर कर लें। बात समझ में आ रही है? सरकार जिस तरीके से देगी हमको उसी तरीके से लेना पड़ेगा, जिस तरह का, जिस क्वालिटी का सामान देगी उस क्वालिटी का हमको लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है, और कीमतें भी क्या होती हैं, उतने मन मुताबिक, उतनी सही तरीके से नहीं मिलती हैं। फिर मीन्स ऑफ स्टेट एक्सप्लॉयटेशन। अब सीधी सी बात है, इसमें स्टेट एक्सप्लॉयटेशन भी होगा। सरकार है, सरकार अब किसी भी तरीके से, किसी भी रिसोर्स का किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर सकती है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें हमको इसके डीमेरिट्स में देखने को मिलती हैं। अब अगर हम अपने तीसरे इकोनॉमी की बात कर लें जो है मिक्स्ड इकोनॉमी, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट दोनों, जब दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो यानी कि मार्केट ओरिएंटेड भी चीजें चलेंगी और सरकार भी अपनी चीजों को लेकर के चलेगी। ये इकोनॉमी भारत जैसे देश में आजादी से हम लोगों ने किस अप्रोच को अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी के अप्रोच को अपनाया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हम कैपिटलिज्म को अपना नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि 200 साल की गुलामी थी, इतना आसान नहीं था कि हम अपने आप को कहें कि नहीं हम सीधे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, कैपिटलिस्ट कंट्री हो जाएंगे और बिजनेस हाउसेस के हाथ में सारी चीजें दे देंगे। आज हम लोग ये कह सकते हैं आज के समय में खड़े होकर कि हम लोग उस समय पर बिजनेस को उतना प्रमोट नहीं किए, लेकिन उसके पीछे जो कारण थे जब हम उनको समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि यह अप्रोच बिल्कुल सही था और मिक्स्ड इकोनॉमी ही हमको अपनाना चाहिए था। ठीक है? हाँ, ये बात, ये एक
टॉपिक हो सकता है कि क्यों 1950 से 1990 40 साल लगना जरूरी था इतना सोशलिस्टिक होने में। या मिक्स्ड इकोनॉमी में तो सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्ट दोनों हैं। मैंने कल आपसे क्या कहा था, 1950 से 90 में मोर सोशलिस्टिक लेस कैपिटलिस्टिक, 90 के बाद मोर कैपिटलिस्टिक लेस सोशलिस्टिक। तो क्या 40 साल जरूरी था सोशलिस्टिक ज्यादा होने के लिए, वो एक सवाल हो सकता है, लेकिन उस समय के उस अप्रोच को हम गलत नहीं ठहरा सकते। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी के, तो ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैंने यहां कह दिया ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैपिटल मार्केट भी देखेगा, सरकार भी देखेगी। फिर दूसरा इंपॉर्टेंस टू प्राइवेट इंटरप्राइज, प्राइवेट इंटरप्राइज को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है ना। फिर डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टुगेदर, पब्लिक सेक्टर को भी बेहतर तरीके से डेवलप करने की बात की जाएगी और प्राइवेट को भी अपना छूट होगा कि आप भी अच्छे तरीके से क्या करें, लेकर के आगे चलें चीजों को। फिर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। अब इसमें देखिए जो हम लोगों ने पहले देखा, क्या देखा पहले कि उसमें ये कमियां थी किसमें, सोशलिस्ट में, कि एक्सप्लॉयटेशन हो जा रहा था रिसोर्सेज का। अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाएंगे तो क्या होगा, उसके वो जो एक्सप्लॉयटेशन सरकार कर रही थी उसको बेहतर तरीके से प्राइवेट प्लेयर यूज कर लेंगे। कैपिटलिज्म में क्या दिक्कत थी, सोशल वेलफेयर नहीं हो पा रहा था। अब अगर सरकार भी मिक्स्ड इकोनॉमी के तरीके से कैपिटलिज्म के साथ रहेगी तो क्या होगा, सोशल वेलफेयर भी आसानी से हो जाएगा। यानी कि ये सबसे अच्छा तरीका है क्या करने का, सोशल एडवांटेज को मैक्सिमम करने का। बात समझ में आ रही है। अब आते हैं अपने इसके रीजंस, क्यों हमने अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी को, ठीक है। तो रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के इफेक्ट को कम करने के लिए 200 साल अंग्रेज और अंग्रेजों का वो कैपिटलिस्ट अप्रोच, ठीक है ना, हमको एक तरीके से लेबर क्लास बना देना, इस मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी था। बार बार मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आज हम लोग जो यहां पर, मैं चाहे पढ़ा रहा हूं या फिर जो आप पढ़ रहे हैं, हम लोगों की उम्र अगर मैं ऐसे ही कंपेयर करूं तो 20-22 साल से ज्यादा की नहीं है, 24 साल बहुत है। तो अब इसके बाद अगर हम ये कहें कि 24 साल की इस एज में हम लोग को 10 साल हुए फोन चलाते हुए, आज अगर आपसे फोन छीन लिया जाए तो आपको लगेगा कि ऑक्सीजन ले लिया गया है। बात समझ में आ रही है। तो आपके यहां पर फोन का ऐसा असर हो चुका है कि आप अभी उसको छोड़ने से डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं। 200 साल कोई देश गुलाम रहा, उसको आप कह रहे हैं कि आप निकल के सीधे कैपिटलिज्म अपना लीजिए, पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है। उसमें आपको सोशल वेलफेयर को पहले तवज्जो देनी पड़ेगी, उन लेबर क्लास को, उन वर्किंग क्लास को पहले उठाकर आगे ले आना पड़ेगा। कंपटीशन कोई ऐसे ही नहीं करने लगेगा। बात समझ में आ रही है। पहले स्कूल में कंपटीशन होता है, फिर कॉलेज में कंपटीशन होता है, फिर आप कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, इसमें हर स्टेट के बच्चे एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे होते हैं। आपको 3rd क्लास में अगर कॉम्पीट करा दिया जाए हर स्टेट के बच्चों से, दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म, रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म। फिर सेकंड, पॉसिबिलिटीज ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बेहतर तरीके से काम करेगा, ठीक है। फिर डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, डेफिशिएंसी ऑफ ट्रेंड पर्संस। अच्छा, हम लोग रीजंस की बात कर रहे हैं। उस समय हमारे यहां जो एफिशिएंसी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता था आजादी के पहले, ब्रिटिशर्स। लेकिन ब्रिटिशर्स के अंदर काम कौन करता था, हमारे भारत के लोग ही थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तरीके से हो, चीजें बेहतर तरीके से देश में चलें, पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो, एग्जीक्यूट अच्छे से हो, उसके लिए हमको एडमिनिस्ट्रेशन को तगड़ा करना बहुत जरूरी था। इसीलिए वो काम करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्रोच बहुत जरूरी था। बात समझ में आ रही है। ना ही हम बहुत कैपिटलिस्टिक हो सकते थे, ना ही बहुत सोशलिस्टिक। फिर डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जब आजाद हुए इतना कैपिटल हमारे पास नहीं था, ठीक है ना। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से हमको मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाना पड़ा। फिर डेफिशिएंसी ऑफ ट्रेंड पर्सन, अब इतने साल की गुलामी, ठीक है ना, हमारे पास ट्रेंड पर्सन, कैसे आजाद होते स्किल्ड लोग थोड़े पैदा हो जाएंगे। तो हमको क्या करना था, एक लंबा प्रोसेस लोगों को स्किल करना था, एक्सपर्टाइज देनी थी, ठीक है ना। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमको ये समझ में आया कि मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्रोच जो हम लोगों ने उस समय अपनाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है, हर चीज एक पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों को लेकर के अपने साथ आती है। नेगेटिव्स क्या है इसके, तो पहला अगर कैपिटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कैपिटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और सोशलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमको ये दिखता है कि चेक ऑन फॉरेन कैपिटल पहला, फिर करप्शन ऑफ फेवरेटिज्म, फिर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड नेशनलाइजेशन, इग्नोरिंग प्राइवेट सेक्टर।
आपसे मैंने कहा कि 1950 के दशक से लेकर 1950 से लेकर के 1990s तक हम लोगों ने क्या किया, मोर सोशलिस्टिक अप्रोच, लेस कैपिटलिस्टिक अप्रोच। एग्जांपल्स हैं उसके, लाइसेंसिंग पॉलिसी हो, चाहे फेरा हो, चाहे MRTP हो, ये सारी चीजें क्या हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट हो 1956 का या 1948 का, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे थे, हम चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। तो एक कैपिटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रेस्ट्रिक्शन 40 साल का पीरियड है, ये उनके लिए बड़ी दिक्कत का पीरियड है। यानी कि फॉरेन कैपिटल को बार बार चेक करना कि नहीं भैया यहां से वहां नहीं जाएगा, वहां से यहां नहीं आएगा, यानी फॉरेन एक्सचेंज करने पर भी बहुत ज्यादा हम लोगों को पाबंदियां थी। फिर करप्शन ऑफ फेवरेटिज्म, हम लोग क्या करते थे, करप्शन की मिक्स्ड इकोनॉमी में देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सरकार को लगता है कि हमारे हाथ में चीजें ज्यादा आ गई, तो वो क्या करते हैं, करप्शन बहुत करते हैं। एग्जांपल क्या है सबसे बड़ा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। लाइसेंसिंग पॉलिसी में किसको ताकत दी गई, कहा गया सरकार की तरफ से जो मोटिव था वो गलत नहीं था। सरकार ने कहा कि हमको क्या करना है, हमको रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करना है। लाइसेंसिंग पॉलिसीज का एम क्या था, रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करना। लेकिन हुआ क्या, जो ब्यूरोक्रेट्स को जिम्मेदारी दी गई कि आप लाइसेंस बांटिए, उन्होंने उनको लाइसेंस दिया जिन्होंने बैग भर भर के पैसा दिया। बात समझ में आ रही है, जिन्होंने खूब घूस घूस खिलाया उन्हीं को क्या मिला, उन्हीं को लाइसेंसिंग पॉलिसी में लाइसेंस दिए गए इंडस्ट्री खोलने के। बात समझ में आ रही है, तो ये सब क्या है, एक तरीके से उन्हीं को करप्शन बढ़ जाता है इसमें। गवर्नमेंट कंट्रोल एंड नेशनलाइजेशन, एक बात यहां से समझ में आती है, गवर्नमेंट कंट्रोल इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है कई बार। 1990 तक की जो भी पॉलिसी है वही इसके डीमेरिट्स में आएंगे, क्योंकि कैपिटलिज्म का डीमेरिट वहीं तक था। 1991 से तो हम मोर कैपिटलिस्ट हो ही गए। फिर इग्नोरिंग प्राइवेट सेक्टर, हम लोगों ने 1990 तक हमने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर भी किया एक तरीके से। ठीक है, मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था 29 इंडस्ट्रीज का, 29 में से 17 डायरेक्टली टू पब्लिक सेक्टर, 12 प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों। ठीक है ना, तो एक तरीके से इग्नोर कर रहे थे हम लोग। फिर सोशलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो अब 1990 के बाद इनको समस्या होगी, तो वीक पॉलिसी, ठीक है ना, वेलफेयर की जो पॉलिसीज थी वो एक तरीके से बेहतर तरीके से नहीं हो पाई। रिएक्शन पॉलिसी, इंसेंटिव टू कैपिटलिज्म। देखिए वीक पॉलिसी, हमने क्या कहा, हमने कहा भैया लाइसेंसिंग में हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमको रीजनल डिस्पैरिटीज को हमको कम करना है। लेकिन हुआ क्या रीजनल डिस्पैरिटी की, क्या आज इंडिया में जितने इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में है क्या उतने बिहार में है क्या, उतने बंगाल में है क्या, नहीं। तो रीजनल डिस्पैरिटीज तो कम नहीं हुई, यानी इन पॉलिसीज का हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही है, तो वीक पॉलिसी। फिर रिएक्शन, इसका रिएक्शन क्या, आज जो हमको रिजल्ट दिखता है वो भी बेहतर तरीके से नहीं दिखता है। इंसेंटिव टू कैपिटलिज्म, अब ये तो यही कहेगा कि भैया कैपिटलिज्म को ज्यादा इंसेंटिव दी गई 1991 के बाद, ठीक है, 1991 से। ठीक है, अब अगर हम लोग मेरिट्स की बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी की, बहुत बुराई कर ली है, थोड़ा इसकी अच्छाई के बारे में बात करें तो ऑल द बेनिफिट्स ऑफ कैपिटलिज्म आर ऑब्टेन्ड। अब क्योंकि दोनों का अप्रोच चल रहा है तो कैपिटलिज्म में जो भी उनको बेनिफिट्स की जरूरत होती है, मार्केट ओरिएंटेड को जो भी प्रॉफिट कमाना है वो छूट है भैया, कमाओ। ठीक है, ऑल डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म आर रिमूव्ड। ठीक है ना, जो डीमेरिट्स हैं कैपिटलिज्म के कि नहीं तुमको यहां नहीं काम करने देंगे, तुमको लाइसेंस बांटेंगे, इन सब चीजों को हमने क्या किया, उन सब चीजों से हम बचते हैं इसमें। फिर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ सोशलिज्म, सारे बेनिफिट्स किसके, सोशलिज्म के अटेंड होंगे। फिर ऑल डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म आर रिमूव्ड, वही सेम बात है, एक बार कि हमने जो भी बेनिफिट्स हैं कैपिटलिज्म को वो अडॉप्ट किया, फिर रिमूव किया किसको, जो उसके नेगेटिव्स हैं, फिर सोशलिज्म के पॉजिटिव्स को एक्सेप्ट किया और उनके नेगेटिव्स को रिमूव किया। ठीक है ना, अब क्या इनके अंदर लिखना है, ये पिछले वाले एक्सप्लेनेशन में आप लोग लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अरे ये क्या हो रहा है भाई। फिर डीमेरिट्स क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी में, बहुत बुरा इसके बता रहे हैं हम लोग, कोई बात नहीं। शॉर्ट लिव्ड इकोनॉमी, ठीक है ना, किसी भी देश में मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब कि दोनों को साथ लेकर के चलेंगे ना। लेकिन आप देखिए 1990 के पहले मोर सोशलिस्टिक लेस कैपिटलिस्टिक, 1990 के बाद मोर कैपिटलिस्टिक लेस सोशलिस्टिक, यानी कि हम उसको बैलेंस करके उस तरीके से लेकर के नहीं चल पाते हैं। ये क्या है, एक तरीके से शॉर्ट लिव्ड इकोनॉमी है। फिर नॉन कोऑर्डिनेशन, अब सरकार को भी पूरी छूट हो, मार्केट को भी पूरी छूट हो, तो कोऑर्डिनेशन उतने अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है। ठीक है ना, फियर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप, ठीक है, अब सरकार के हाथ में अगर सारी चीजें होंगी तो क्या होगा, मतलब सरकार के हाथ में सारी चीजें होने का मतलब क्या, उस समय तो मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट को ही प्राइवेट भी चीजों को देना था, जैसे कि मान लीजिए रेलवे है आज का सरकार के हाथ में, सरकार अगर उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, कुछ समय के बाद अगर
50% से ज्यादा का हिस्सा अगर उसने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी प्राइवेटाइज कर दिया, तो अब सरकार क्या कोई पॉलिसी बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। लेकिन अगर सरकार के हाथ में 100% या 51% से ज्यादा का शेयर रेलवे का है, तो जो भी डिसीजन होगा, जो भी घोटाला होगा, जो भी करप्शन होगा, वो सारी चीज सरकार के अपने हिसाब से होगा और कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो दोनों अप्रोच है, इसमें डिक्टेटरशिप भी पनप सकता है, ठीक है ना, डिक्टेटरशिप भी पनप सकता है। तो ये सारी बात हम लोग इसमें देखते हैं। फिर ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। तो यानी कि हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड। कैपिटलिज्म मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, सोशलिज्म गवर्नमेंट ओरिएंटेड, गवर्नमेंट सेंट्रिक कह सकते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट यानी कि मार्केट। बात समझ में आ रही है? क्या मेरिट्स हैं? तो कैपिटलिज्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज्यादा होगा, देश में प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा। यानी कि कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा मेरिट क्या है कि अगर किसी देश के जीडीपी को इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म एक सबसे अच्छा तरीका है। उसके डिमेरिट्स क्या हैं कि प्रोडक्शन को बढ़ाने में काम कौन करेगा? लेबर क्लास। लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन इस क्लास में, इस इकोनॉमी में किया सकता है बहुत अच्छे तरीके से, और ये होता भी है, ठीक है ना। अब इसमें और क्या होगा? इसके डिमेरिट्स क्या हैं? सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा, यानी कि जो सोसाइटी है जहां पर इतने प्रतिशत लोग, इतने ज्यादा लोग क्या हैं? गरीब हैं। भारत में तो आप हमेशा सुनते होंगे, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ पॉपुलेशन को 5 किलो अनाज बांट रहे हैं। अब आपकी पॉपुलेशन कितनी है? 135 करोड़ मान लीजिए, ठीक है। 135 करोड़ के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो बांट रहे हैं। अब आप सोचिए कितने प्रतिशत लोग इस देश में गरीब हैं। बात समझ में आ रही है? अगर इकोनॉमी कैपिटलिस्ट हो जाए तो 80 करोड़ लोग क्या बन के रहेंगे? लेबर क्लास बन के रहेंगे। अगर सरकार उनका सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या होगा? कोई उनका सपोर्ट नहीं करेगा, उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। बात समझ में आ रही है? आइए सोशलिज्म पर। सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सेंट्रिक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी, सारी चीज करेगी। तो मेरिट क्या है? सोशल वेलफेयर भैया बहुत अच्छे से होगा। डिमेरिट क्या है कि जीडीपी इंक्रीज नहीं कर पाएगी। बात समझ में आ रही है? प्रोडक्शन उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं कर पाएगा। फिर अगर हम आ जाए मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है एक तरीके से कि इसमें, सर पहले मेरिट्स की बात कर लेते हैं, इस बेचारे की बहुत बुराई हो गई, ठीक है ना। अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की अच्छाई की बात करें तो यह है कि इसमें प्राइवेट को और पब्लिक को, दोनों को अपना रोल निभाने का मौका मिलता है। यानी कि प्राइवेट का मतलब जीडीपी बढ़ाने के लिए भी काम मिल रहा है और सोशल वेलफेयर करने को भी काम मिल रहा है। यानी कि हम एक तरीके से एक बेहतर बैलेंस्ड जो सिचुएशन लेकर के चल सकते हैं किसी अर्थव्यवस्था में, वो मिक्स्ड इकोनॉमी का है। बात समझ में आ रही है? अगले पॉइंट पर अगर हम आए इसके डीमेरिट्स में अगर आ जाए तो क्या है? तो इसके डीमेरिट्स हो सकते हैं क्योंकि सरकार के हाथ में जब चीजें ज्यादा जाती हैं, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि शॉर्ट लिव्ड इकोनॉमी है, कभी कैपिटलिज्म ज्यादा हो रहा है, कभी सोशलिज्म ज्यादा हो रहा है, कभी सोशलिज्म ज्यादा हो रहा है। अब सोशलिज्म ज्यादा होगा जिस समय सरकार के हाथ में चीजें आएंगी, करप्शन देश में बढ़ जाएगा, डिक्टेटरशिप की प्रॉब्लम आ सकती है। बात समझ में आ रही है? और कैपिटलिज्म जब ज्यादा आएगा तो सोशल वेलफेयर की दिक्कत आ सकती है। बात समझ में आ रही है? तो समस्याएं भी हैं और उसकी अच्छाइयां भी हैं। ये हमारा आज का वीडियो था इकोनॉमिक सिस्टम पर, आपका चैप्टर नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितने दोस्त हैं उन तक इनको पहुंचाइए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार वीडियोस आ रहे हैं और ऐसे ही वीडियोस आएंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि वीडियो आ गया है, अब हमको बिजनेस एनवायरनमेंट देखना है, तो आप इस चीज को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।